Everyone, this is Mohit Sharma again. We are back in this video. So basically आज हम आ गए हैं डे 5 में एंड टुडे विल गोना टारगेट दिस वीडियो. आज हम बात करेंगे एफकेट की सीरीज़ नंबर 5 के अंदर. अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को लेकर एक सीरीज़ को आगे बढ़ रहे हैं हम. ठीक है, आई होप आपको पुरानी आपकी जो डे 4 तक की वीडियोज़ आपने देखी होंगी. सो वी आर टारगेटिंग एफकेट 1 2025. जीके के अंदर आर टारगेट इज़ टू गेट बेसिकली स्कोर मोर देन 20 प्लस क्वेश्चंस. याद रखिए 25 क्वेश्चंस जीके एफकेट में आते हैं. मोर देन 20 क्वेश्चंस को वी विल स्कोर एंड हेयर यू कैन स्कोर डेफिनेटली मोर देन 60 मार्क्स. ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा अगर आप इस सीरीज़ को देखोगे. ये सिर्फ 20 क्वेश्चंस नहीं है एक्चुअली. हर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चंस कराऊंगा. सो यू विल बी एबल टू टारगेट 80 to 100 क्वेश्चंस इन अ वीडियो. 100% आराम से कर लोगे आप. ठीक है, तो मैं अभी तक लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा करा चुका हूँ. सो आई होप आपको अब तक की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी एंड मैं अभी मूव कर रहा हूँ आगे वाली वीडियो में. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1. द क्वेश्चन नंबर 1 इज टॉकिंग अबाउट विच एज एक्चुअली इज नॉन एज द आयरन एज के नाम से हम किसको जानते हैं. तो थोड़ा सा समझते हैं. एक्चुअली हमारे यहाँ पर 3 तरीके से अगर मैं प्री हिस्ट्री को डिवाइड करूँ, एक्चुअली 4, पैलियो, मीज़ो, नियो और नियो का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन दैट इज कॉल्ड चाल्को. ठीक है, तो ये 4 एज जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. अगर मैं पैलियोलिथिक की एक बात करूँ तो मुझे यहाँ क्वार्ट्जाइट मिलते थे, यानी कि कह सकते हैं कि एक बड़े स्टोन्स. ठीक है, जिन्हीं के बेसिस पे मैं सारे के सारे काम किया करता था. यहाँ मुझे शार्प टूल्स मिले थे मीज़ोलिथिक में. ठीक है, और अगर मैं नियोलिथिक की बात करूँ तो नियोलिथिक में मुझे अपडेटेड यानी कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत जगह से बढ़ गया था, इंक्रीज़ हो गया था. और वहीं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर मैं चाल्को की बात करूँ तो यहाँ मुझे कार्बन के एविडेंसेस मिले हैं. ठीक है, तो द ग्राफ ऑफ द इमेज इज़ पर्टिकुलरली लाइक दैट. ठीक है, कुछ इस तरीके से रेस किया है. फिर चाल्को में थोड़ा नीचे आया और आईवीसी में फिर ऊपर चला गया. तो कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर पैलियो में कम था, मीज़ो में ज़्यादा, नियो में बहुत ज़्यादा, चाल्को में थोड़ा कम हुआ. हालांकि चाल्को में आपको हमेशा कलर्ड पोर्ट्रीज मिलेंगी. याद रखिएगा, चाल्कोलिथिक एज में आपको कलर्ड पोर्ट्रीज मिलेंगी, एविडेंसेस मिल जाएंगे. और इंडस वैली के टाइम पे ये ग्राफ बहुत ऊपर जाता है, जो बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है. कभी हिस्ट्री पढ़ाने का मौका मिला तो ज़रूर बताऊँगा. ठीक है, तो द राइट आंसर वॉज दैट एक्चुअली इनमें से मैं बता देता हूँ दैट इज कॉल्ड लेटर वैदिक पीरियड में हमें आयरन के एविडेंसेस मिले हैं. याद रखिएगा. ठीक है, हालांकि जो टाइम है द टाइम लाइन इज़ वेरी क्लियर, बट मैं मेच्योर फेज लेके चल रहा हूँ 2350 से लेकर. ठीक है, दैट इज कॉल्ड 1750. ये मेरा जो टाइम था, ये दिस इज द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. याद रखिएगा. ठीक है, लगभग 2 लाख BC है ना. तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तक का जो टाइम था वो आपका स्टोन एज का टाइम है. ठीक है, याद रखिए ये वाली बात को. इतना टाइम जो है आपका, और थोड़ा बहुत जिसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. हालांकि 3300 तक कई बार जाता है, कई बार इसके अंदर बहुत सारे चेंज होते हैं. और वहीं अगर मैं बात करूं तो 1750 से लेकर जो आपका 1500 BC तक का टाइम है, ये एरिया वी डोंट नो व्हाट हैपन देयर. एक्चुअल में हमें नहीं पता क्या हुआ है, बट 1500 से लेके टोटल आपका 600 BC तक का, दिस इज द पीरियड ऑफ वैदिक एज. वैदिक एज, इट्स नॉट अ सिविलाइजेशन. यहाँ थोड़ा ग्रामीण समाज आपको मिलेगा, इंडस वैली में आपको अर्बन सिविलाइजेशन मिलेगा. और इसके अंदर 2 फेज में बांटा गया है, 1500 से 1000, दैट इज कॉल्ड अर्ली वैदिक पीरियड. याद रखिएगा, जहाँ ऋग्वेद के नाम से इसको जाना जाता है. और वहीं दूसरा पीरियड दैट इज कॉल्ड लेटर वैदिक पीरियड. लेटर वैदिक पीरियड इज अ डिफरेंट पीरियड, जहाँ 4 वेद आए आपके, 3 वेद आए बचे हुए, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद. आई होप ये आपको क्लियर होगा. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. तो द आंसर इज लेटर वैदिक पीरियड. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. इट्स ऑल अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रिक्स समिट. तो मैं आपको ब्रिक्स समिट के अंदर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज ब्रिक्स समिट का पार्टिसिपेशन करती हैं. तो ब्रिक्स समिट के अंदर आपकी आती है ब्राज़ील, दैट इज कॉल्ड रशिया. उसके बाद आती है आपकी इंडिया. उसके बाद आती है आपकी चाइना. और ये मेन कंट्रीज़ हैं जो है आपकी साउथ अफ्रीका. याद रखिएगा, ये ब्रिक्स समिट के अंदर मेन कंट्रीज़ हैं जो कि 2006 में इनका फॉर्मेशन हुआ था. उसके बाद 2010 में कुछ और कंट्रीज जुड़ी हैं जिनका नाम है, मैं आपको बता देता हूँ. आपकी अदर कंट्रीज आर दैट ईरान, ठीक है,
इसके अलावा आपकी इजिप्ट, इसके अलावा आपकी दैट इज कॉल्ड एंथोपिया, और बाद में आई आपकी यूएई। ठीक है, ये कंट्रीज। तो ये ब्रिक्स समिट क्या है? ब्रिक्स समिट के अंदर एक्चुअली क्या होता है, कुछ कंट्रीज़ का यहाँ पर एक तरीके से सम्मेलन समझ लीजिए। ये लोग डिसीजंस लेते हैं, कह सकते हैं कि जो ये काम करते हैं वो एंटी अमेरिका करते हैं, एंटी यूएसए। ठीक है, ये नाटो वाटो का फॉर्मेशन है और बहुत सारे समिट्स होते हैं, तो एंटी यूएसए के अगेंस्ट ये काम करते हैं। एससीओ वगैरह बहुत सारी समिट्स होती हैं, तो एंटी यूएसए काम करते हैं। हालांकि यहाँ रशिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और अभी रिसेंटली आप सबको पता ही है डोनाल्ड ट्रंप भटके हुए हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इस साल जो ब्रिक्स समिट हुआ था, जो इस साल ब्रिक्स समिट यानी कि रशिया में, आपको पता है आपको इस साल जो ब्रिक्स समिट हुआ है वो आपका रशिया में हुआ है। तो रशिया के अंदर एक शहर दैट इज कॉल्ड कजान, तो कजान के अंदर ये सारा का सारा हुआ था। वहाँ ये अपनी ब्रिक करेंसी को लॉन्च करने जा रहे थे। ये बोल रहे थे कि हम कैसे यूएस डॉलर को प्रॉपर तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात आप याद रखिएगा। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स समिट। ठीक है, तो ब्रिक्स समिट का इसमें से पार्टिसिपेशन कौन नहीं करती है? तो आपको पता है ब्राज़ील भी है, यूएई भी है, चाइना भी है, सारी की सारी है। तो इसका आंसर आई थिंक यहाँ पर नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, आंसर विल बी चेंज, द आंसर विल बी नन ऑफ दीज। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया? ठीक है, दिस इज द रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया के करंट चेयरमैन कौन है? तो आंसर बड़ा प्यारा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बता दूं एफकेट में रिपीट हुआ है बार बार। ठीक है, ये आया है क्वेश्चन। द आंसर इज दैट इज कॉल्ड सतीश कुमार जी जो हैं हमारे रेलवे के। ठीक है, ये इन्होंने इंडियन रेलवे बोर्ड को जब ज्वाइन किया था एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, इन्होंने ज्वाइन किया था, वो 1986 में किया था इन्होंने जो बैच ज्वाइन किया था, याद रखिएगा। ठीक है, और 2019 में इन्होंने कुंभ मेला को बहुत सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। अभी कुंभ दोबारा होने जा रहा है, महाकुंभ इलाहाबाद में दोबारा होने जा रहा है। पूरे भारत का संगम है सबसे बड़ा कुंभ, याद रखिए। इलाहाबाद में, प्रयागराज में दोबारा कुंभ ऑर्गेनाइज होने जा रहा है रिसेंटली जनवरी और फरवरी के महीने में। तो लाइक देयर कैन बी अ थिंग्स, कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, कौन उसको कंट्रोल कर रहा है, ये आपके ऊपर क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। हालांकि यहाँ शक्तिकांत दास जी आपको पता ही है, हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, हमारे आरबीआई के हेड हैं ये। ठीक है, उर्जित पटेल लास्ट आरबीआई में थे, तो ये अलग अलग नाम है। अनिल कुमार भी पहले हमारे रेलवे के वो चेयरमैन रहे हैं। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट। द थीम ऑफ द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी की थीम क्या है? सर थीम्स पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। And the theme of the Indian Navy Day is that strength, power, दो innovations and the intention। बेसिकली ये इंडियन नेवी की थीम है, और यहाँ दिख रहा है आपको ये लिखा हुआ सम नो वरुणा, दैट इज कॉल्ड द मोटो ऑफ इंडियन नेवी। मोटो ऑफ इंडियन नेवी, याद रखिएगा, ये मोटो ऑफ इंडियन नेवी है। और अभी रिसेंटली इंडियन, जो आपको पता ही है, ये जो इंडियन नेवी की थीम का कॉन्सेप्ट है ये कब से लिया गया है, या हम इंडियन नेवी डे क्यों करते हैं, जिसके पीछे का रीज़न है ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है, ऑपरेशन ट्राइडेंट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट। ठीक, आई होप ये आपको समझ आएगा। 1971 वॉर में, इंडो पाक वॉर में, जब हमने इंडियन नेवी ने अपनी एकदम उत्कृष्ट तरीके से, बढ़िया तरीके से पाकिस्तान को पिछाड़ दिया था, तब से हम इसको प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, या आई थिंक आपको ये क्लियर होगा नाउ। इसके अलावा आपको इंडियन नेवी डे के बारे में पता ही होगा, दैट इज़ ऑन 4 दिसंबर आता है। वहीं एयरफोर्स डे होता है हमारा 8 अक्टूबर आता है, और इंडियन आर्मी डे आपको पता ही है अपना। ठीक है, इंडियन आर्मी डे आपका जनवरी में आता है। चलिए आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इंडियन आर्मी डे आपका कब आता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहा है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ऑन एयरफोर्स डे, यानी कि 8 अक्टूबर को एयरफोर्स की जो हमारी थीम थी इस बार, व्हाट वाज द थीम? द थीम वाज वेरी क्लियर। जो एयरफोर्स की थीम थी 2026 की, जैसे भारतीय, ठीक है, भारतीय वायु सेना नहीं आएगा यहाँ पे, भारतीय वायु सेना। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है। भारतीय वायु सेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर, याद रखिए, सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। दिस इज द थीम ऑफ 2024 इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ये मिस्टेक है। ठीक है,
इसके बाद आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें बोली जाती हैं, डिफरेंट मोटोज होते हैं। इंडियन एयरफोर्स का जो मोटो है दैट इज़ कॉल्ड टच द स्काई विद ग्लोरी। दिस इज़ द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स। दिस इज़ द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स, टच द स्काई विद द ग्लोरी। ठीक है, चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडियन नेवी मिलिट्री एक्सरसाइज। इनमें से इंडियन नेवी मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी नहीं है? तो मैं बता दूं, पूर्वी प्रहार तो आपको पता ही है, वहाँ आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों मिलकर काम कर रहे हैं इस बार, और काफ़ी ज़्यादा पेपर में मैंने बेसिकली इसके बारे में चर्चे किए हुए हैं, तो मैंने भी इसको पढ़ाया हुआ है पुरानी वीडियोज़ में। ठीक है, मालावार एक्सरसाइज जो है दैट इज़ ऑल्सो अ नेवी एक्सरसाइज, याद रखिएगा, जो 8 अक्टूबर से इस बार लेकर 18 अक्टूबर 2024 के बीच में हुई है। याद रखिए, दैट इज़ द एक्सरसाइज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के बीच में। इंडिया तो ऑब्वियसली टेकिंग पार्टिसिपेट इन दैट। ठीक है, याद रखिएगा। सो द आंसर इज तरंग शक्ति, तरंग शक्ति 24। याद रखिए, ये एक्सरसाइज जो है एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो कि जोधपुर में हुई है राजस्थान के द्वारा। यहाँ पर टोटल 10 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट लिया और 18 ऑब्जर्विंग कंट्रीज़ हैं। तो ये एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हुई है। तो ये एक्सरसाइज एक अलग एक्सरसाइज है दैट इज़ कॉल्ड, जो इसका पार्टिसिपेट है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, हरप्पन साइट रोपर ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो हरप्पन साइट जो रोपर है वो कौन सी नदी के किनारे पर है, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए मैं बताया तो द आंसर इज सतलज, सतलज के किनारे पर है। ठीक है, वहीं हरप्पा की कुछ साइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हरप्पा की नॉर्दर्न साइट का नाम है मांडा, जो कि चेनाब नदी के किनारे पर है। वहीं दूसरी साउथ में है दैट इज़ कॉल्ड दईमाबाद, जो साउथ में आपकी महाराष्ट्र के अंदर है, जो प्रवरा नदी के किनारे पर है। वहीं यूपी में आपका आलमगीरपुर, याद रखिएगा, आलमगीरपुर यूपी में है, जो कि हिंडन नदी के किनारे पर है। और वहीं जहाँ आपका वेस्ट में दैट इज़ कॉल्ड सुक्ता गेंडोर, याद रखिए, जो कि डास्क नदी के किनारे पर है। तो अलग अलग ये पाकिस्तान में आज की डेट में, बाकी ये डिफरेंट साइट्स हैं जो कि इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल हरप्पन की साइट्स के बारे में था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट साइड ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। तो अभी बताया जस्ट थोड़ी देर पहले, द राइट आंसर इज मांडा। चलिए नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा मैं 2-3 चीज़ें बता ही देता हूँ। एक कालीबंगन से बता देता हूँ। कालीबंगन में आपको बेंगल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी फेमस। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ आपको सील्स मिलती हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सील, और काफ़ी ज़्यादा फेमस साइट थी क्योंकि बहुत सारे नए नए एविडेंसेस मिले। हालांकि आज के टाइम पर हरप्पा की सबसे बड़ी साइट जो है वो राखीगिरी है, ये वाली बात आप याद रखिएगा। वहीं हरप्पा जो है फर्स्ट साइट थी जो यहाँ पर खोजी गई थी। ठीक है, ये 1921 में आपकी खोजी गई थी जॉन मार्शल और दयाराम साहनी के द्वारा। ये मोहनजोदारो जो खोजी गई थी वो आपकी आर.डी. बैनर्जी ने खोजी थी। ठीक है, आर.डी. बैनर्जी 1922। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कावेरी क्लास सबमरीन वॉज कमीशन्ड इनटू द बेसिकली इंडियन नेवी ऑन 23 जनवरी 2023। तो मैं बता देता हूँ इसका जो सही आंसर है, द राइट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दैट कॉल्ड INS वजीर। याद रखिएगा, INS वजीर इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, INS वजीर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पहले से भी ट्रायल हो चुके हैं, बट दैट इज़ द फिफ्थ सबमरीन। याद रखिएगा, 5th सबमरीन है। ठीक है, कावेरी क्लास है, कावेरी क्लास 5th सबमरीन जो कमीशन हुई है इंडियन नेवी में जनवरी 2023 और 23 जनवरी को ही। ठीक है, चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, वॉरशिप कमीशन इनटू द इंडियन नेवी। ये पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा वॉरशिप है जो इंडियन नेवी में कमीशन हुआ है। चलिए, तो आई होप आपको ये पता होगा। हालांकि 9 दिसंबर को अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स आ रहे थे उनके तहत बताए जा रही थी बहुत सारी चीज़ें। तो द आंसर इज INS तुशील। याद रखिएगा, INS तुशील इज़ द राइट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड क्रिवक क्लास 3। याद रखना, दैट इज़ कॉल्ड क्रिवक क्लास 3 वॉरशिप है। ठीक है, अपग्रेडेड है ऑब्वियसली,
तो INS तुशील यहाँ पर है। रक्षा मंत्री जो है हमारे बेसिकली राजनाथ सिंह, उनकी प्रेजेंस में सारा का सारा हुआ था, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं बेसिकली डिफरेंट लोगों ने पार्टिसिपेट ऑल्सो लिया था, तो काफ़ी लिया था, मतलब जो भी है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि हाँ, अभी इंडियन नेवी अपने आप को जो डेवलपमेंट्स के लिए कहीं ना कहीं हमारे यहाँ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कंपैरिजन में अगर देखें तो आर्मी का डेवलपमेंट एज़ कम्पेयर टू नेवी एंड एयरफोर्स बहुत ज़्यादा है। फिर कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे एयरफोर्स स्टैंड करती है, फिर कहीं ना कहीं नेवी स्टैंड करती है। बट अभी रिसेंट के आंकड़ों के हिसाब से नेवी भी अपने आप को बहुत हद तक ग्रो कर रही है। बहुत जल्द भारतीय नेवी, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना यानी कि थल सेना हमारी जो है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तीनों ही एक ओवरऑल मार्केट में आज भी स्टैंड रखी है, बट कल को एक बहुत बड़ा स्टैंड रखेंगी, ठीक है। चलिए, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू टैंक दैट इज कमीशन इनटू द इंडियन आर्मी। तो अभी रिसेंटली अगर कोई मेन बैटल टैंक प्रोजेक्ट है दैट इज कॉल्ड अर्जुन MK1, ये अपग्रेडेड है। इससे पहले जो हुआ करता था वो अर्जुन MK था, याद रखिएगा। पहली बार इनिशिएट हुआ था वो 1972 में कॉम्बैक्ट व्हीकल्स बेसिकली थ्रू में, ठीक है। MK1 इज अ न्यू वर्जन, याद रखिए। इसमें टोटल 14 मेजर अपग्रेड किए गए हैं, ठीक है। ये वाली बात आप याद रखिएगा। अर्जुन MK वॉज ओल्डेस्ट, नाउ इट इज़ न्यूएस्ट राइट नाउ, ठीक है, ठीक है। चलिए, आई होप ये आपको क्लियर होगा। इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। टोटल 23 कह सकते हैं सितंबर को 2021 में हमारे यहाँ पर जो इंडियन आर्मी है उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था फॉर टोटल 118 अर्जुन MK1A प्रोजेक्ट के लिए, याद रखिए। अभी तक फर्स्ट 5 जो थे वो ड्यू थे, मतलब लाइक उनकी डिलीवरी की बात करी जा रही थी, लगभग 30 महीनों में रिसेंटली उनकी डिलीवरी हुई थी इस रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी रिसेंटली। तो कौन सी है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल? चलिए बात कर लेते हैं। तो द आंसर इज एक्चुअली द आंसर इज द राइट नाउ जो अभी है। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दे दिया, इट्स वेरी लॉजिकल क्वेश्चन कहीं ना कहीं। द आंसर इज MPATGM, ठीक है। द आंसर इज मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। चलिए, द आंसर इज मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। याद रखिए, हेलिना और ध्रुव शास्त्र कह सकते हैं आर्मी और एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के ऊपर ये अपग्रेडेड, ये एयरफोर्स में 2023 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये वाली बात याद रखिएगा। ये जो मैं बता रहा था दैट इज कॉल्ड MPTGM इज अ हाईली एक्सप्लोजिव एंटी टैंक शेप चार्ज बेसिकली वॉरहेड है ये, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अंदर कुछ जो स्पेशली हम कह सकते हैं कि हाँ टोटल 2 क्रू मेंबर्स की इसमें स्पेशलाइजेशंस हैं। इसका डिज़ाइन तैयार करा गया था 2015 में, और इसके डिज़ाइनर जो थे यानी कि कह सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड DRDO, वहीं मैन्युफैक्चर हुआ है भारत डायनामिक लिमिटेड में, BDL भारत डायनामिक लिमिटेड में मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, ठीक है। एंड द प्लेस ऑफ ऑरिजिन इज कॉल्ड इंडिया। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। बेसिकली recently added weapon into the army, basically that is presented by colonel of Indian army, that is a very that is called ASMI, ASMI, याद रखिएगा, कर्नल प्रसाद, ठीक है, कर्नल प्रसाद बंसोड़। मैं आपको नाम बताया था, आपने बहुत नाम सुना होगा, कर्नल प्रसाद बंसोड़ नाम है जिनका। इन्होंने, ठीक है, इन्होंने DRDO के साथ कोलैबोरेशन कर इस मिसाइल को तैयार किया है, वेपन को तैयार किया है, जिसका वेट इज कॉल्ड 2.4 kg, जो 10 to 15% लाइटर्स है अदर वेपन्स से। दैट इज कॉल्ड ASMI मशीन गन, ठीक है। ये आपकी पहली असॉल्ट राइफल्स हैं जो हो चुकी हैं, बट अभी रिसेंटली जो ऐड हुई है दैट इज कॉल्ड ASMI मशीन गन, ठीक है। चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी आर हाई कोर्ट्स आर इन इंडिया? तो मैं बता देता हूँ, देयर आर टोटल different high courts in India, but the right answer for the particular question is that is called 25 high courts in India, ठीक है। अब आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि हमारे इंडिया की हाई कोर्ट्स तो हैं, स्टेट की कितनी है, UT की कितनी है।
बता दोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। हालांकि बता देता हूँ मैं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनकी मल्टीपल हाई कोर्ट्स हैं, मोर देन 3 हाई कोर्ट्स हैं, तो आपके उनके नाम मुझे कमेंट्स में जरूर बताना इफ़ यू गॉट द टाइम, ठीक है। ऐसी हाई कोर्ट जो 3 से ज़्यादा स्टेट को कैप्चर करती हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ और महाराष्ट्र के सीएम बनकर उभर कर आते हैं एक बार फिर दोबारा देवेंद्र फर्नांडिस, ठीक है। बीजेपी से उभर कर आते हैं, लास्ट टाइम शिवसेना से, वहाँ पर एकनाथ शिंदे थे, उनसे पहले उद्धव ठाकरे थे, और उनसे पहले पृथ्वीराज चौहान, मतलब पृथ्वीराज चौहान तो काफ़ी पहले थे। तो मैं बता देता हूँ, अलग अलग टेन्योर में अलग अलग काम हुए हैं। जब बीजेपी की नई नई सरकार बनी थी तो 2014 से लेके 19 तक का जो कार्यकाल था देवेंद्र फर्नांडिस का रहा है। उस बीच उसके बाद दोबारा कुछ टाइम के लिए 5 दिनों के लिए देवेंद्र फर्नांडिस ने पोजीशन संभाली थी। फिर उद्धव ठाकरे आते हैं हमारे, लगभग 214 दिनों के लिए उद्धव ठाकरे आते हैं, और बचे हुए 158 डेज़ के लिए एकनाथ शिंदे आते हैं। और रिसेंटली दोबारा 2024 में कहीं ना कहीं देवेंद्र फर्नांडिस ने ये जीत हासिल कर ली है, एंड राइट नाउ ही इज़ द सीएम ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आते रहेंगे पेपर में। हाउस ऑफ द पीपल किसे बोलते हैं भाई? हाउस ऑफ द पीपल, लोगों का सदन, जनता का सदन, दैट इज कॉल्ड लोक हाउस। और इसी लोक हाउस को एक्चुअली फर्स्ट टाइम ये वर्ड 1954 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लोकसभा एंड राज्यसभा, 54-53 के बीच में। उससे पहले लोकसभा राज्यसभा जैसी कोई चीज़ जाना ही नहीं करता था। तो हाउस ऑफ द पीपल इज कॉल्ड लोकसभा, जिसे हम फर्स्ट चैम्बर भी बोलते हैं, याद रखिए, जिसे हम फर्स्ट चैम्बर भी बोलते हैं। वहीं राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसे हम सेकंड चैम्बर के नाम से भी जानते हैं, और अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं, इसे लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। तो डिफरेंट नेम है, तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस पर क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं। अनअपोज्ड प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? इसका आंसर बहुत आसान है। अगर आप प्रेसिडेंट की लिस्ट देखोगे भारत के अंदर उसका तो एक ही हमारे यहाँ अनअपोज्ड प्रेसिडेंट है, दैट इज कॉल्ड नीलम संजीवा रेड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने बताया चालकोलिथिक फेमस क्यों था? द चालकोलिथिक कल्चर वॉज फेमस फॉर द प्रिंटेड पोट्रीज। रेड एंड ब्लैक कलर की आपको पोट्रीज मिलती थी यहाँ पर, जहाँ रेड कलर की पोट्री होती थी और ब्लैक कलर से उस पर डिज़ाइन बनाई जाती थी। तो ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। शार्प टूल्स आपको मीसोलिथिक के टाइम पे मिले हैं, टेराकोटा के फिगर्स आपको नियोलिथिक के टाइम पे मिले हैं, और क्वार्ट्जाइट आपको पैलियोलिथिक के टाइम पे, यानी कि हार्ड स्टोन बनते थे इस टाइम पर। याद रखिएगा मेगालिथिक भी एक पीरियड है जो कि साउथ का पीरियड है, ठीक है। यहाँ पर बड़े बड़े स्टोन से ब्यूराइल्स मिले हैं हमको, ब्यूराइल्स के एविडेंसेस मिले हैं, जहाँ बड़े बड़े ब्यूराइल्स को दफनाया जाता था, उनके साइड में बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते हैं, जिनको क्वार्ट्जाइट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हैवी स्टोन कह सकते हैं एज पर बेसिकली, ठीक है। आई होप ये हो गया। नहीं, क्वेश्चन नंबर 19, एज पर B.R. अम्बेडकर विच आर्टिकल इज नोन एज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हम किसे जानते हैं? द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ 5 रिट्स आती हैं और B.R. अम्बेडकर ने भारत के अंदर इनको प्रावधान दिया है। तो ये पेपर का क्वेश्चन, ये CDS के 2023 पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप पेपर को खोलें तो आपको एट द एंड लास्ट में क्वेश्चन देखता हुआ मिलेगा, साइड नंबर A में, ठीक है। चलिए वही क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए सीरीज के, एंड इज द क्वेश्चन रिपब्लिक डे की हमारी थीम क्या होने जा रही है? दैट इज कॉल्ड, मैं बता देता हूँ, स्वर्णिम भारत विस्तृत और विकास, दैट इज द थीम ऑफ आर रिपब्लिक डे। तो ये क्वेश्चन के आने के हाईली चांसेस बन जाते हैं पेपर में, ठीक है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आज हमने कवर करे हैं, वी विल अगेन कवर लाइक दैट सेम क्वेश्चंस, इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक के लिए थैंक यू। अगर आप देख रहे हो तो if you want to talk with me, if you are having some issues regarding anything, you can come to me anytime, दिल्ली branch, I am from the दिल्ली branch। तो जब भी आपको कोई भी इशू है तो आप आ सकते हैं, you can talk to me about your problem and everything, ठीक है। और apart from that, this is my contact number, you can call me anytime। so thank you guys, thank you so much for the everything, and मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।